हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। तो दोस्तों, कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी लगातार। उसका कारण था कि थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, तो अब ठीक हूं और इस कारण मैं आज क्लास ले रहा हूं। जैसा कि मुझे पता है कि टेट का नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट कन्फर्म है 28 दिसंबर, और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है टेट सुपर टेट में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है हिंदी। और हिंदी को हम पढ़ाते हैं आपको इतने इजी तरीके से कि आपका स्कोर 30 में 27-28 हो सके आसानी के साथ। ठीक है, तो हम आपके लिए एक बहुत भी बढ़िया बैच लेकर के आए हैं। उस बैच का नाम है हमारा नाम ही बैच है। पवन किशोर मेरा नाम है और मेरे बैच से पीके मूवी तो देखी होगी, वही बैच का नाम है। और 45 दिन का टाइम बचा है आपके पास, 1.5 महीने का समय बचा है और आप मेरे साथ मिलकर हिंदी में कुछ अच्छा करें। इसके लिए मैंने टारगेट रखा है 45 डेज। 45 डेज का मेरे पास टारगेट है और उसमें आपको पीके बैच के अंतर्गत सारी हिंदी कवर कराई जाएगी और ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो क्वेश्चन एटलीस्ट 5 बार वो आए हो एग्जाम में, वही हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज से ही हमारे साथ जुड़िए और जो भी आपके जानने वाले या टेट सुपर टेट के लिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं उस चैनल पर उनको ज़रूर शेयर करिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बहुत ढेर सारा प्यार दें, ताकि आप जब हमको लाइक कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट होकर के एक अच्छा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज पहली क्लास हम रखेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला मीन्स वर्ड विचार, जबकि हिंदी 3 ही पार्ट से स्टार्ट होती है और 3 ही पार्ट में खत्म भी होती है। हिंदी 3 पार्ट में स्टार्ट होती है, 3 ही पार्ट में खत्म हो जाती है। कौन कौन से में? सबसे पहले देखते हैं, एक होता है वर्ड। ठीक है, वर्ड से स्टार्ट होती है और वर्ड से लेकर के शब्द तक पहुंचती है और शब्द के बाद कहाँ चली जाती है? वाक्य में। शब्द के बाद वाक्य में चली जाती है। और इन तीनों का अलग अलग महत्व है। जैसे कि वर्ड जो है वो एक प्राथमिक इकाई है, सबको पता है प्राथमिक इकाई है किसकी? ध्वनि की। प्राथमिक इकाई है वर्ड जो है, प्राथमिक इकाई है ध्वनि की। अच्छा, बात की जाए ध्वनि की, ध्वनि और इकाई में डिफरेंस, ध्वनि और वर्ड में डिफरेंस क्या है? जब भी कभी पूछे कि ध्वनि और वर्ड में अंतर क्या है, तो एक ही अंतर है दोस्तों, उसका नाम है अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है लेटर्स। ठीक है, क्योंकि वर्ड भी एक ही होता है और अक्षर भी, ध्वनि भी एक ही होती है, और जो अक्षर है बीच में वो लेटर्स चेंज होते हैं, इसीलिए इनको ध्वनि या वर्ड कहा गया है। तो प्राथमिक इकाई, ध्वनि की प्राथमिक इकाई वर्ड है। आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। बात करें अगर शब्द की, शब्द क्या है? जब कई वर्ड मिलकर एक वैशिष्ट अर्थ दे देते हैं, कई वर्ड मिलकर एक वैशिष्ट अर्थ दे देते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है। ठीक है, शब्द बोला जाता है। जैसे बात की जाए, मेरा नाम है पवन। अब मेरा नाम है पवन, तो ये क्या है? पवन में ध्वनि क्या है? प व न। लेकिन ये अलग अलग, अगर देखा जाए तो 1 2 3 वर्ड अलग अलग है और इन तीनों को जब जोड़ा गया तो एक शब्द बना। शब्द का नाम है पवन। लेकिन जोड़ा कैसे गया इसको भी देख लेते हैं। पा प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस ना प्लस आ। ठीक है, प प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस आ, तो पवन। वहां क्या हुआ? पवन हो गया ना। अब ये क्या हुआ? एक एक वर्ड मिलकर के क्या बना रहे हैं? शब्द बना रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या बना रहे हैं? शब्द बना रहे हैं। और शब्द क्या बना? शब्द का नाम रखा गया पवन। अब पवन और पवन में एक और ऐसे कई शब्द जोड़ दिए जाएं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्य कैसे बनता है आइए सीखते हैं। पवन
पढ़ाता है। अब ये एक संपूर्ण वाक्य हो गया, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब इसमें देखा जाए तो पा क्या है, वर्ड है, पवन क्या है, शब्द है, और पवन पढ़ाता है क्या है, ये वाक्य है। ये हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक माला को, जैसे एक माला के मोतियों को एक धागे में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पिरो देते हैं, उसमें डाल देते हैं और वह एक माला बन के तैयार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इसे क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो वर्णमाला की बात अभी हम कर रहे हैं। अब वर्णमाला में हमने क्या बताया आपको कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध भी पूछेगा, ठीक है, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो वर्णमाला हो गया। बात करें वर्णमाला के टाइप्स की, बात की जाती है तो वर्णमाला के दो टाइप्स होते हैं। एक का नाम होता है स्वर चाचा और एक का नाम होता है व्यंजन चाचा। तो वर्णमाला साहब एक दादाजी हैं, उनके दो पोते हैं, एक का नाम है स्वर और एक का नाम है व्यंजन। अब बात करें स्वर की कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर के प्रकारों की बात करते हैं तो बस आधार बनाया जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 4 प्रकार के होते हैं। स्वरों की संख्या की बात की जाए तो स्वर की संख्या 11 + 2 बराबर 13 होती है। लेकिन एग्जाम में जब भी पूछेगा तो वो पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 11 होती है। स्वर को कैसे हम लोग बांटेंगे, आइए देखते हैं कि स्वर को हम लोग कैसे बांटेंगे। और फटाफट हम पहले स्वर को देख लेते हैं, उसके बाद हम व्यंजन को देखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे समझ में आ रहा होगा और एंजॉय कर रहे हैं। ये पीके बैच है, पीके पी लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ, ठीक है। और वर्णमाला, वाह भाई, आंसर फटाफट आपका आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। स्वर, दूसरा क्या है, व्यंजन। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत प्यार से, देहाती तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको मजा। अब स्वर की बात की जाए तो स्वर मैंने कितना बताया, 11, ठीक है। अब स्वर में आधार माना गया है। आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। दूसरा जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। तीसरा मुख के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर। और चौथा कौन सा है, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर। अब इनके आधार की बात की जाए तो इनके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रा के आधार पर, और एक होता है जीभ के आधार पर, एक होता है ओष्ठ के आधार पर, और एक होता है मुख के आधार पर। बात करें अगर हम व्यंजन की, तो व्यंजन के लिए भी आधार रखा गया है। 2 ही आधार रखा गया है, एक वायु के आधार पर और एक ध्वनि के आधार पर, ठीक है। एक वायु के आधार पर, एक ध्वनि के आधार पर। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मात्रा के आधार पर, पहले देख लेते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया, नोट भी कर लिया होगा। फटाफट आगे बढ़े। टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है पीके बैच, और इसमें आपको संपूर्ण हिंदी बताई जाएगी अच्छे से अच्छे तरीके से, और उसको आप मिस ना करिए, पूरी तरीके से उस हिंदी को कंप्लीट करिए मेरे साथ। और आई होप कि आप अच्छा करेंगे और हम बेहतर सिखा पाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो हम बेहतर सिखाएंगे और अदर यूट्यूबर्स से भी बेहतर सिखा
सिखाएंगे। बस यही है कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि हम उंगलियां सरकाते रहें और बताते रहें। उसके काबिल आप बनाइए, एक ना एक दिन मेरा परिवार इतना बड़ा होगा कि इसके काबिल भी हम पहुंचेंगे, लेकिन उसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला, मात्रा के आधार पर देखा जाए तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, आधार पर स्वर कितने माने गए हैं? 3। कितने माने गए हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व या मूल स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर। ठीक है। बात करें दूसरा, ये पहला था, ये दूसरा है। दूसरा कौन सा है? दीर्घ, दीर्घ स्वर। तीसरा कौन सा है? प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। चौथा भी होता है, संयुक्त स्वर होता है, जबकि हम उसको मानते नहीं हैं, संयुक्त स्वर होता है। अब ये देखा गया कि ह्रस्व स्वर। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। अब ये ह्रस्व स्वर से ही तमाम क्वेश्चन निकाला जाएगा हम लोग फटाफट। कैसे? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उन्हें क्या बोलेंगे? तो पहला हेडिंग डालिए, ह्रस्व या मूल स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर को देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कैसे? ह्रस्व या मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? वे स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे और एक मात्रिक बोले जाएं। एक मात्रिक बोले जाएं। इनकी संख्या कितनी होती? 4। कौन कौन सी? फटाफट बताइए। वाओ, वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। फटाफट आंसर बताइए। छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋण। ठीक है। ऋण को मैंने गोला क्यों किया? ऋण को मैंने गोला क्यों किया? क्योंकि ये एक अपवाद है। क्या है? अपवाद है। बात करें अपवाद कैसे है, तो ये दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना है। यह अंतःस्था, अंतःस्था और नासिक के दो व्यंजन से मिलकर बना। अंतःस्था, अंतःस्था प्लस नासिक के व्यंजन से मिलकर बना। जैसे रा, रा क्या है? अंतःस्था है, प्लस इया, इया क्या है? इया नासिक है। नासिक का अर्थ होता है नाक से, जिसमें नाक और मुख दोनों से हवा निकले उसे नासिक कहते हैं। बहुत इजी तरीके से और बेहतर तरीके से हम सिखाएंगे आपको, और आप परेशान मत होइए। ठीक है। तो ये इतना आप समझ लिए, इतना आप जान गए कि ह्रस्व स्वर, मूल स्वर एक मात्रा का समय लगे और एक मात्रिक बोले जाते हैं। जिनको बोलने में मीन्स जिनको बोलने में कम समय लगे उन्हें एक मात्रिक कहते हैं। ठीक है। आ ई उ ऋ, आ ई उ ऋ, बस हो गया। 4 इनकी संख्या मानी गई है, 4 इनकी संख्या मानी गई है। ऋण को एक अपवाद में रखा गया है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया। देखते हैं दूसरा। दूसरा भाई दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को बोलने में, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ स्वर बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, मतलब 2 मात्राओं को समय लगता है, जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। 2 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है। द्विमात्रिक कहते हैं इन्हें, द्विमात्रिक कहते हैं।
अब द्विमात्रिक का अर्थ समझ ही गए होंगे कि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। तो कौन कौन से वो दीर्घ स्वर माने गए हैं बताइए? बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ओ, ए, आए, ओ और आओ। ठीक है, इतना समझ में आया आपको बढ़िया से? तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, इतना होता है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। तो इतना आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये चीज आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? तो इसके बाद देख लेते हैं, हमने क्या देखा? हर्ष स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर। अगला देखते हैं, तीसरा जो है वो प्लुप्त स्वर है। क्या है? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर की बात करें तो प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिनमें बहुत मात्राओं का समय लगे, जिसमें बहुत मात्राओं का समय लगे, अर्थात जिनको बोलने में बहुत टाइम लगे। और भी आसान तरीके की बात करें तो प्लुप्त का अर्थ है उछलना या उछलता। जैसे मान लीजिए लिखा गया राम, ओम, इनको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इन्हें बहुमात्रिक भी कहते हैं, इन्हें बहुमात्रिक कहते हैं, बहुमात्रिक भी कहते हैं। तो आओ, आप लोग को मजा आ रहा होगा। और मैं एक पार्ट में स्वर का वीडियो डालूंगा, दूसरे में व्यंजन का वीडियो डालूंगा, तीसरे में शब्द विचार का वीडियो डालूंगा, चौथे में शब्द विचार के पार्ट का वीडियो डालूंगा। और उससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेस्ट तरीके से कर पाओगे, बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मैं क्या बता रहा हूं और कैसे इसको करना है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? हर्ष देखा, दीर्घ देखा, प्लुप्त देखा और तीसरा देखा जो प्लुप्त है राम, ओम, बहुमात्रिक। इसे बहुमात्रिक कहते हैं। और बहुमात्रिक से क्वेश्चन आते हैं। इनमें ये बहुमात्रिक क्यों बोले जाते हैं? इसमें ज़्यादा बोलने के समय टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। ओम, राम, इन सब चीज़ों में टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो आओ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ और है अभी इसमें कि संयुक्त स्वर। बात करें हम संयुक्त स्वर की, जो चौथा है वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त का अर्थ क्या होता है कि जो दो विजातीय स्वरों से मिलकर, और हम ऊपर लिख देते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। तो जहां ऑफलाइन क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को यहाँ अच्छे से भी, क्लास में तो मैंने पढ़ाया ही है, रिवीजन के तौर पे आप इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। चौथा जो मैंने बताया वो संयुक्त स्वर बताया था। संयुक्त स्वर, संयुक्त का मतलब होता है जो दो विजातीय स्वरों से मिलकर बने हो, जो दो विजातीय स्वरों से मिलकर बने हो। कौन कौन से हैं जो विजातीय स्वरों से मिलकर बने हैं? तो ये आए, ओ, आओ। ठीक है, ये जो विजातीय स्वरों से मिलकर बने हैं और इनको हम देखेंगे कि कैसे ये विजातीय स्वर से मिलकर बने हैं। मान लेते हैं एक निर्माण जो हुआ वो छोटा प्लस छोटी बराबर ए। छोटा
प्लस छोटी मिलकर क्या निर्माण करते हैं। दबा के लाइक ठोको, दबा के शेयर करो हमारे इस वीडियो को और इस सेशन को फटाफट शेयर कर दो ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत कम समय में 45 दिन में ही, मात्र 45 दिन में 30 में से 30 नंबर हिंदी में लेकर के आना है। 30 में से 30 नंबर हिंदी में लेकर के आना है। मेरे साथ आप इस वीडियो पर अगर बने रहेंगे, हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इस पर पढ़ करके देखिए, आपको जरूर 30 में से 30 नंबर हिंदी में लाना ही है। लाना क्या, कंफर्म दिला के रहूंगा, लेकिन आप हमसे पर जुड़िए तो सही, आप हम पे भरोसा दिखाइए तो सही। हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देंगे और आपको इसे और भी बेहतर बनाएगा, लेकिन बस पहले आप विश्वास रखिए तो सही। छोटा प्लस छोटी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ये छोटा वो ए का निर्माण करते हैं। बात करें अगर ए की, तो ये भी तो एक संयुक्त स्वर है, ये भी तो एक संयुक्त स्वर है और संयुक्त स्वर है तो ये किसका निर्माण करेगा, बड़ा प्लस ए बराबर ए, बड़ा प्लस ए बराबर ए। आपका काम करते हैं ओ, छोटा ऊ पे, तो वो जो है वो छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, छोटा प्लस छोटा ओ बराबर ओ। तो ये स्वर का वीडियो है, इसके बाद व्यंजन का वीडियो पड़ेगा और उसमें भी पीके बैच के नाम का एक ट्रिक होगा जिससे आपको आसानी के साथ समझ में आएगा। बात करें अगर ओ की, तो छोटा प्लस ओ बराबर ओ। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये संयुक्त स्वर क्यों है। अच्छा, संयुक्त स्वर तो है पर संयुक्त व्यंजन भी होंगे, संयुक्त स्वर के साथ संयुक्त व्यंजन भी होंगे। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। पहला जो था आपका पड़ाव पार हो चुका है मात्रा के आधार पर। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा हम देखेंगे, मात्रा हो गया अब जीभ के आधार पर। अगला जो है हमारा दूसरा वो जीभ के आधार पर। तो यहां तक जिसने नोट कर लिया वो नोट कर ले, अन्यथा हम इसको मिटाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए और फटाफट हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को फटाफट दबा के शेयर करो भाई, दबा के। चलिए आगे, चलिए फटाफट, जय महाकाल, फटाफट फटाफट फटाफट। सिलेक्शन ही एक जिद है, इस चैनल का माध्यम है, सिलेक्शन ही एक जिद है जहां आपको सिलेक्शन मिलना ही मिलना है। चलिए दूसरा क्या था, मैंने दूसरा बताया था जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर, जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या की बात की जाए तो वो भी 3 होते हैं। कौन कौन से, अग्र, मध्य, पश्च, अग्र, मध्य, पश्च। बस जीभ के आधार की बात की जाए कि जीभ के अगले भाग से, जीभ के पिछले भाग से और जीभ के मध्य भाग से, बस यही। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र भाग से, अग्र भाग का सहयोग होता है उसे अग्र कहते हैं। जीभ के जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का सहयोग होता है उसे क्या कहते हैं, अग्रभाग। उसे क्या कहते हैं, अग्रभाग। जैसे छोटी, बड़ी, ए, आए। आप इनको प्रैक्टिकली अगर देखेंगे, ई आगे का भाग, बड़ी आगे का भाग, ए, आए, तो इसमें क्या बल लगा, कहां से आपको बल मिला, तो जहां से बल मिला उस भाग को अग्रभाग बोलते हैं। दूसरा है मध्य। मध्य की बात की जाए तो मध्य का अर्थ होता है बीच, और बीच की बात की जाए तो जीभ के बिचले हिस्से पर अगर बल पड़े या बिचले हिस्से का सहयोग मिले तो उसे क्या कहते हैं, मध्य भाग। उसका एक ही अक्षर होता है, उसका नाम है छोटा आ। ठीक है, आ। अब आ बोल के देखिए, ना तो अगला काम कर रहा है ना तो पिछला काम कर रहा है, काम कर रहा है पिछला, यू नो दैट। अगला पश्च की बात की जाए तो जिस वर्ड को बोलने में पीछे की सहायता मिलती हो, जीभ का पिछला हिस्सा सहायक होता हो, उसे कहते हैं पश्च भाग। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, बड़ा आ,
बड़ाऊ। और कौन सा जो इसमें बचा हो, 4 1 5 2 7, अभी 4 अक्षर इसमें बचे हैं जिसमें है ओ, आओ, बड़ा बड़ाओ, ओ आओ। तो 4 4 8 1 9। जबकि रीढ़ का होता है तो रीढ़ में हम उसको लेते नहीं हैं। हाँ, छोटाऊ भी छूट रहा है, सॉरी, छोटाऊ। और आ भी ले लीजिए, जो आगत स्वर है वो आ भी आता है, वो भी पीछे की तरफ से आता है, आ को भी मान लीजिए। तो आपने अग्र देख लिया, मध्य देखा, पश्च देखा, अग्र देखा, मध्य देखा, पश्च देखा, आगे देखा, पीछे देखा, बीच का देखा, और उससे आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। बात की जाए तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या था? ओष्ठ के आधार पर स्वर। ओष्ठ के आधार पर स्वर। तो ओष्ठ के आधार की बात की जाए तो बस 2 ही होते हैं, एक वृत्तमुखी और एक आवृत्तमुखी। तो भाई लाइक कर दीजिए वीडियोस को और शेयर करिए फटाफट। जो भी चैनल पे नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, मतलब कि ओष्ठ का आधार यह हो गया कि उसको बोलते समय ओठ की स्थिति क्या रहती है, क्या स्थिति, क्या ओठ गोल रहते हैं या लंबा रहते हैं। अच्छा, वृत्त का मतलब ही होता है गोल। तो पहला है वृत्त, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का अर्थ है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार हो जाते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार हो जाते हैं, उन्हें, जो ओष्ठ वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वृत्तमुखी। उनकी संख्या कितनी है? तो छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, आओ, बस। छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, आओ। आ भी आप रख लेते हैं जो आगत स्वर है। तो ये क्या हुआ? छोटाऊ गोला हो गया ना, आपका ओष्ठ जो है वो गोल हो गया। बड़ाऊ, ओ, आओ, आओ कि मजा आया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा मेरे साथ पढ़ के। ठीक है, तो दूसरा जो है वो आवृत्तमुखी हो जाएगा, अपोजिट। आवृत्तमुखी तो विरुद्धमुखी था, अब आवृत्तमुखी। इसमें ओठ गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक है, ओठ गोलाकार नहीं होते हैं, ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक है, ओष्ठ जो है वो गोलाकार नहीं होते हैं। तो बचे हुए जितने वर्ण हैं वो आपके हो जाएंगे, जैसे छोटा, छोटी, बड़ी, ऋण, ए, आई। ठीक है, ऋण, ए, आई, जो बचे हुए हैं वो सब हो जाएंगे। छोटा, बड़ा, सॉरी इसमें बड़ा भी होगा। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऋण, ए, आई। तो ओष्ठ के आधार पर हमने देख लिया, मात्रा के आधार पे देखा, जीभ के आधार पे हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओष्ठ के आधार पे हो गया। अब मुख के आधार पर। मुख के आधार पर मतलब कि मुख कितना खुलता है, कितना बंद होता है, कितना खुलता है और कितना बंद होता है। चलिए फटाफट, मुख के आधार पर, मुख विवर के आधार पर। मुख चौथा है, मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर। विवर का अर्थ होता है खुलना, खुलना। अब खुलना के साथ बंद भी आएगा,
खुलने और बंद होने के आधार पर। तो ये कैसे किस प्रकार के होते हैं? एक होता है समृद्ध, एक होता है, पहला होता है समृद्ध। ठीक है, समृद्ध में देखा जाए तो मुख लगभग बंद रहता है, मुख लगभग बंद रहता है, मुख लगभग बंद रहता है। मुख लगभग बंद रहता है, जैसे ई बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, ई छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ। ये समृद्ध और अर्धसमृद्ध में मुख को बंद होने के हिसाब से देखेंगे। मुख बंद होने के अकॉर्डिंग, मतलब किस वर्ड बंद होने के तरीके। समृद्ध में मुख लगभग बंद ही रहता है और अर्धसमृद्ध में लगभग आधा। अर्ध का अर्थ ही होता है आधा। अर्धसमृद्ध में मुख लगभग आधा बंद रहता है। इसमें क्या होगा? मुख लगभग आधा बंद रहता है। मुख लगभग आधा बंद रहता है। ठीक है, जैसे ए आई, जैसे ए और ओ। अब देखते हैं खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। यह था बंद होने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर, तो मुख खुलने के आधार पर कितने होंगे? दो। एक होगा विपरीत, एक होगा अर्धविपरीत। विपरीत में क्या होता है? विपरीत में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, इसमें मुख द्वार पूरा खुल जाता है, पूरा खुल जाता है, मुख द्वार पूरा खुल जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? विपरीत कहते हैं। और अर्धविपरीत की बात कर लिया जाए, अर्धविपरीत की बात कर लिया जाए तो अर्धविपरीत का अर्थ होता है कि जिसमें मुख आधा खुलता हो। अर्धविपरीत में मुख द्वार आधा खुलता हो। मुखद्वार आधा खुलता हो तो मुखद्वार किस वर्ड को बोलने में पूरा खुलता है? तो वो है कि बड़ा आ और ए, बड़ा आ और ए, ये मुखद्वार पूरा खुल जाता है। बड़ा आ और ए, मुखद्वार पूरा खुलता है और मुखद्वार लगभग आधा खुलता है। वो कौन कौन से हैं? अर्धविपरीत, अ, ओ। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने स्वर को पढ़ाया। आपको स्वरों की संख्या कितनी बताई हमने? स्वर की संख्या होती है 11। स्वर किसे कहते हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 + 2 13 होती है। ठीक है, बात करें 11 की तो आ इ उ रे, ए आए ओ आओ, 11 हो गए। आहा जो आपके अनुसार मतलब अनुनासिक और निर्नासिक वर्ड होते हैं वो होते हैं आहा। ठीक है, एक आपका आगत स्वर होता है जिसको अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त करते हैं आ। जैसे मान लीजिए जो टॉफी लिखा है, टॉफी, तो ये आगत स्वर हो गया। अब इसमें हमारा कुछ खास नहीं बचा है, अनुस्वार बचा है और विसर्ग बचा है। एक अनुस्वार बचा है और विसर्ग बचा है। स्वर को मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है और आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा मुख विवर के आधार पर। तो इसको मिटाने जा रहे हैं।
स्वरों को मैंने बताया 11 होते हैं और स्वर में 4 आधार होते हैं, एक मात्रा का आधार, एक जीभ का आधार और एक मुख का आधार, एक ओष्ठ का आधार। ठीक है, तो आपने जैसे समझ लिया होगा कि मुख के आधार पर मैंने बताया कि एक होता है विवृत और एक होता है अर्धविवृत, और ओष्ठ के आधार पर होता है समवृत और एक अर्धसमवृत। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर आवृतमुखी और वृत्तमुखी और आवृतमुखी, और मुख के आधार पर बंद होने के आधार पर, खुलने के आधार पर। ठीक है, और मात्रा के आधार पर आपने जो देखा वो देखा हर्ष मूल स्वर, हर्ष या मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और संयुक्त स्वर। आगे क्या देखा आपने? आगे आपने देखा जीभ के आधार पर अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब हम आपको दिखाते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार क्या है? जिन स्वर के उच्चारण में वायु के मुख के साथ साथ, अनुस्वार को बोलते समय जो वायु है मुख के साथ साथ, वायु मुख के साथ साथ, वायु जो है वो मुख के साथ साथ नाक के साथ भी आती है। नाक के साथ, नाक के साथ वायु जो मुख के साथ साथ नाक के साथ बाहर आती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे अंग, आपने बोला अंग, अंग में क्या हुआ? जो नाक है, नाक के द्वार से और मुख के द्वार से, दोनों जगहों से वायु निकली और हमने क्या समझा उसको? क्या कहा? हमने नाम दिया अनुस्वार। दूसरा है, ये पहला था, दूसरा है विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग का क्या अर्थ होता है? विसर्ग का मतलब होता है जिसमें वायु सिर्फ मुख से निकले, वायु सिर्फ मुख से निकले, वायु जिसमें वायु सिर्फ मुख से निकले, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे आहा, आ को बोलते समय हमारे मुख के साथ ही वायु निकली, जबकि नाक के साथ नहीं निकली। ठीक है, तो अनुस्वार देख लिया, विसर्ग देख लिया। आइए देखते हैं तीसरा, जिसे हम दोनों को जोड़कर बनाते अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह इसे कहते हैं, सुन लीजिए। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋण, ए आए ओ आओ, अन आहा। अर्थात हमने जब अनुस्वार और विसर्ग को एक साथ प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया? अं आहा, मतलब इनका कोई प्रयोग कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी ये साथ साथ हैं। योग्य होने पर भी, अयोग्य होने पर भी जो साथ साथ रहे उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोग्य होने पर जो साथ साथ रहे उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। ठीक है, तो अयोग्य होने पर भी साथ साथ रहे उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। कि ये योग्य भी हैं, योग्य भी नहीं है और साथ साथ भी रहते हैं, तो ये अयोग्यवाह हो गए। अब बात करें कि एक और होता है जिसको बोलते हैं आगत स्वर। आगत स्वर, आगत स्वर क्या होता है? आगत स्वर अंग्रेजी के शब्दों को हम हिंदी में प्रयुक्त करने पर, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में प्रयुक्त हो, हिंदी के शब्द अंग्रेजी में प्रयुक्त हो,
हिंदी के शब्द अंग्रेजी में प्रयुक्त हों और अर्थ समान हो, अर्थ समान हो। जैसे जैसे मतलब लिखा जाए टॉफी, लिखा जाए टॉफी, काफी। तो इस प्रकार से हमने अब तक स्वर को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 वीडियोस का मैंने डाला पीके बैच 1। पीके बैच में पार्ट 1 आपने वर्ड विचार पढ़ा, वर्ड विचार में आपने स्वर कंप्लीट किया, स्वर में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या 11 मानी गई है। आधार पर देखा जाए तो मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, मुख के आधार पर मैंने 4 भागों में बांटा और उस प्रकार से मैंने फिर उसके बाद अनुस्वार, विसर्ग, अयोग हुआ, आगत स्वर, इन चारों को भी मैंने बता दिया आपको। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। संयुक्त स्वर, प्लुप्त स्वर क्या होते हैं उनको भी बताया, हास्य क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, आवृत्त क्या होती है, समृद्ध, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया है। और आप इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखें। जैसे कि इस वीडियो को आपको देखने पर एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को रिवीजन कर। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास हमसे लेते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। और जिनको मेरी ऑफलाइन क्लास चाहिए तो गोमती नगर सहारा प्लाजा पर आ जाइए। रुद्रांश अकेडमी में मैं फैकल्टी, हिंदी की फैकल्टी हूँ और हिंदी के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट लेता रहता हूँ। वहाँ बहुत अच्छी फैकल्टी है, आपको आना चाहिए और क्लास लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और दूसरी वीडियो का इंतज़ार करिए जो कि आपको कंटिन्यू मिलेगी। कंटिन्यू के साथ आप अपनी पढ़ाई को तैयारी के साथ जम के जुट के लगे रहिए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूल। बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।